नमस्कार, मैं मनु पवार। उत्तराखंड में जो है कई बार जो बेवजह के राजनीतिक मुद्दे शोर शराबा उठता है, उसमें कई ऐसे ज़रूरी मुद्दे प्रायः जो है दब जाते हैं, जिन पे बात होनी बहुत ज़रूरी है और जिन पे चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही एक मसला है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा है वो ये बताता है कि उत्तराखंड में बच्चों में कुपोषण की समस्या बढ़ रही है। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई उत्तराखंड में इतनी गरीबी के हालात तो हैं नहीं, लेकिन ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ज़मीनी सच्चाई क्या है। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट और रिसर्चर डॉक्टर प्रेम भौखंडी। भौखंडी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो ये जो डेटा संकेत दे रहा है और आपने भी ज़मीन पर सर्वे किया है, काम किया है, अध्ययन किया है, क्या संकेत आपको मिले? देखिए NFHS 5 जो आया था वो उसने बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट दिए। उसने कहा कि अनीमिया बढ़ रहा है, हाइट और वेट का जो रेशो है, वेट और एज का जो रेशो है, हाइट और एज का जो रेशो है, वो सारे के सारे गड़बड़ा रहे हैं। अच्छा। जो नॉर्मल होनी चाहिए, जिसमें जैसे हम कह रहे हैं ना भारत में कि भुखमरी का जो रेशो है इंटरनेशनल लेवल पे इन चार चीज़ों में नापा जाता है। उन चार में हाइट वेट और एज वेट और वेट और हाइट और एनीमिया, ये चार इंडिकेटर हैं। इन चारों इंडिकेटर में उत्तराखंड में खासकर पर्वतीय क्षेत्र में, वैसे तो मैदानी क्षेत्रों में भी, हरिद्वार में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, वेल ऑफ होने के बावजूद भी, इकोनॉमिकली वेल ऑफ होने के बावजूद भी जो कोई बहुत अच्छी हालत नहीं है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनीमिया बढ़ रहा है, खून की कमी बढ़ रही है, हाइट वेट का रेशो गड़बड़ा रहा है, बच्चों के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है और उनमें अनीमिया हो रहा है। अच्छा। तो ये NFHS के डाटा न्यूट्रिशन को लेकर, खासकर कुपोषण को लेकर मतलब चौंकाने वाले खबरें हैं। तो जब हम आमतौर पे कुपोषण की बात करते हैं तो एक सामान्य सी एक वो जाति समझ का वो मसला होता है कि यार कुपोषण कैसे हो सकता है, हमारे यहाँ तो ऐसा इतने बुरे हालात में नहीं है। तो ये कैसे इसको हम समझाएंगे? इसको ऐसे समझाएंगे कि आप किसी भी घर में उसके 24 घंटे की थाली का हिसाब देख लीजिए कि उसने पिछले 24 घंटे में क्या खाया है, उसके थाली में क्या क्या न्यूट्रिशियस फूड है। चाहे उसकी प्रेग्नेंट औरत हो, उसकी थाली में देख लीजिए, या एडोलसेंट लड़कियां हो जो बाद में माँ बनेंगी, या छोटे बच्चे हैं उनकी थाली चेक कर लीजिए, आज के युवाओं की थाली चेक कर लीजिए कि 24 घंटे के अंदर उसने क्या खाया है, पिछले 1 साल के अंदर उसने क्या खाया है। तो जो ओवर आप देखेंगे वो पेट तो भर रहा है लेकिन न्यूट्रिशियस नहीं है। फूड में वो न्यूट्रिशन की कमी है। उसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो यह है कि बाजार से जो ये जंक फूड है, जंक फूड बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया है, वो आसान हो गया है। इस वक्त जो मदर्स हैं, यानी कि जो समझ लीजिए 30 साल की हैं, 35 साल की हैं, वो जब यंग थी उस दौर में ये चीज़ें कम थी, लेकिन उनकी इच्छाएं थी कि हमको मैगी मिलती कास खाने को, हमको नूडल्स मिलते खाने को, मोमोज मिलते खाने को। अब वो जो है अपनी इच्छाएं भी पूरी कर रही हैं और बच्चों को भी काम चोरी के तहत वो दे रही हैं। तो न्यूट्रिशन का एक बड़ा इशू ये है। अच्छा। आपने जो कहा कि हमने अध्ययन किया, हमने पिछले साल यही सोच के जो आंकड़े थे, मैंने ये बात बेंगलोर में एक मीटिंग में किसी को चर्चा में कहा कि हमारे यहाँ भुखमरी और इसके आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो 4 इंडिकेटर है उनके हिसाब से हमारे यहाँ बढ़ रही है हिमालय रीजन में। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप हवा में बातें कर रहे हो, आपके पास कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है और सरकारी डाटा पे उनको विश्वास नहीं था। तो मैंने चौबट्टा खाल क्षेत्र में 4 स्कूलों में 180 बच्चों का हेल्थ स्कैन किया। अच्छा। हमारा टारगेट थोड़ा ज़्यादा बच्चों का था, लेकिन उसमें बहुत बारिश हो गई और कलकत्ता के एक एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया। अच्छा। जो यही काम करती है कि आप इनका बच्चों का हेल्थ स्कैन कीजिए। 180 बच्चों का हमने किया। उसमें से 70% बच्चों का जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो 17.5 से कम निकला। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुपोषित है। अच्छा। क्योंकि जो आइडल माना जाता है BMI, वो 17.5 से 26 के बीच में माना जाता है। 26 से ज़्यादा को ओबेसिटी मानते हैं, वो भी ठीक नहीं है, और 26 से मतलब 17 से कम को भी हम मानते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन है, उसको कुपोषित है। तो दोनों ही इसके बीच में होना चाहिए। हाँ। और 17.5 से कम निकलना ये बड़ा खतरनाक है। हाँ। एक और भी देखिए, आप और हम दोनों पहाड़ के हैं, आंकड़ों की भी जरूरत नहीं है। आप किसी भी बाजार में खड़े हो जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, तो अगर आप देखोगे लोगों के चेहरे पे, महिलाओं के, बच्चों के, तो पानी नहीं दिखाई देता। वो रूखे से दिखेंगे, लगेगा कि इसने भूख, पेट तो भरा हुआ इसका, उसकी तोंद तो निकल, हो सकता है ढोल सी निकल रखी होगी, लेकिन उसके चेहरे पे रौनक नहीं दिखाएगी। संभवतः यही कारण है कि बच्चे दौड़ में, युवा बाहर निकल रहे हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। एक जमाने में तो स्पोर्ट्स में शायद इसलिए नहीं निकल पाते थे कि वजन था, खेती का काम करने का था,
वरना पर्वतीय क्षेत्र का बच्चा अगर दौड़ में नहीं निकल पा रहा, पर्वतीय क्षेत्र का बच्चा लंबी रूट के रेस में नहीं दौड़ पा रहा, या वो लंबी कूद नहीं कर पा रहा है, वो जंप नहीं कर पाते, जो वहाँ के नेचुरल गेम है, हाँ। जिनको प्राकृतिक तौर पर हम खेलते रहे हैं, अगर वहाँ पर भी निकल पा रहा है आज की डेट में, जबकि फूड की कोई कमी नहीं है, ऐसा देश के अंदर कमी नहीं है, और पर्वतीय क्षेत्र में भी जिस तरह से बातें हो रही है कि सरकार भी दे रही है, ICDS भी मिड डे मील पहुँचा रही है, वो जो बच्चों को, छोटे बच्चों को दे रही है, स्कूलों में भी मिड डे मिल रहा है, तो फिर क्या दिक्कत हो रही है। आपने बताया कि हरिद्वार जैसे वेल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ भी इस तरह की समस्या है, तो ये समस्या केवल इसी से जुड़ी है कि खान पान का वो ट्रेंड बदला है, या लोग नहीं, मतलब बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं घर का खाना, या मतलब लोग बना नहीं रहे हैं वैसा फैमिली में, या ऐसा ही समझ में आता है? इकोनॉमिक डेस्परेटिव भी एक कारण है। अच्छा। कि कुछ लोगों के पास जो हम एवरेज वो निकालते हैं, इनकम निकालते हैं, जैसे उत्तराखंड की एवरेज इनकम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस एवरेज इनकम में चमोली और पौड़ी और टिहरी भी है, और देहरादून भी है, ONGC वाले भी हैं जिनकी तनख्वाही 1 से 1.5 लाख रुपए, देहरादून के वो अफसर भी है जिनकी पेंशन ही 1 लाख रुपए है। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी एक है। अगर आप थाली देख लीजिए, स्लम में जो रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, तो उनकी थाली में फल नहीं मिलेगा, उनकी थाली में सब्जियां शायद उतनी अवेलेबल नहीं है, मक्खन है, पनीर है, अंडा है, मटन है, ये अवेलेबिलिटी कम हुई है। अच्छा, पर्वतीय क्षेत्र में इसका दूसरा है, पर्वतीय क्षेत्र में अपना जो ट्रेडिशनल फूड था, हरी पत्तीदार सब्जियां थी, कंडाली थी, या दालें थी, या बहुत तरह के राजमा थे, वो तो छोड़ दिए, उत्पादन नहीं हो रहा है। और जो मॉडर्न फूड है, चाहे वो बटर है, फिश है, मछली है, अंडा है, वो रेगुलर मिल नहीं रहा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं और आपके पास पैसे हैं भी, तो भी अवेलेबल कहाँ है? मार्केट नहीं है, मार्केट में तो अवेलेबल, वहाँ तो मार्केट नहीं है, तो वहाँ अवेलेबल नहीं हो रहा है। और जो तीसरी बड़ी चीज़ है, जो दूध वगैरह भी पी रहे हैं, तो वो उसमें कंटेमिनेशन है, उतना मिलावट है कि वो शायद उसका असर नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिला के खान पान के साथ साथ आर्थिक जो विषमताएं हैं, वो भी एक कारण है कि कुछ लोगों के पास बहुत है, कुछ के पास नहीं है। तो हमको तो औसत दिखाई दे रहा है ना कि अरे गाँव तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि उसकी थाली में, किसी की थाली में तो बहुत कुछ है, तो उसको ओवरवेट हो रहा है, किसी की थाली में सामान ही नहीं है, उसने दाल और भात खा लिया, वो सोच रहा है कि मैंने न्यूट्रिशन पूरा हो गया, लेकिन उसके उसमें क्या सब्जी थी, क्या उसके उसमें कोई फल था, क्या उसके उसमें पनीर था, इनफ मात्रा में जितना उसको चाहिए क्या उतना अवेलेबल था, तो वो नहीं है, एक बड़ा इसका। हाँ, आप बातचीत से पहले एक आप किस्सा बता रहे थे कि आपको पौड़ी में या कहीं आपने देखा एक महिला जो है बच्चे के साथ थी, क्या क्या किस्सा था थोड़ा सा? वो मैं पौड़ी में एक मित्र के घर से निकला सुबह दूध लेने के लिए, तो मैंने देखा कि एक बच्चा, 2 महिलाएं, एक महिला 27-28 साल की या 30 की रही होगी, दूसरी महिला तो 47-48 साल की थी। तो मैंने ऐसे खड़ा था, मैं दूध लेने के लिए गया था, तो वो बच्चा जो है ललचाई नज़रों से चिप्स के पैकेट की तरफ देख रहा और रंग बिरंगे जो चैपेट है उनकी तरफ देख रहा था। तो उस महिला ने मुझे देखा कि मैं बच्चे को देख रहा हूँ, तो उसने पूछा कि उसको बोला खाए लूँ, मतलब खाएगा? तो बच्चा ऑफकोर्स उसने हाँ बोलना था, उसने कहा हाँ खाऊंगा, तो महिला ने उसको दे दिया। तो मैंने उससे पूछा कि घोर बेटे खा के नहीं आए? मतलब घर से खा के नहीं आया? तो उस महिला ने तुरंत बोला कि नहीं, वो खाता ही नहीं है। तो मैंने कहा खाता नहीं है या आप बनाते नहीं हो? अच्छा। बड़ा प्रश्न ये है कि उसने खाया नहीं या आपने बनाया नहीं, कि आपने सुबह 2 आलू के पराठे, पनीर का पराठा, मूली का पराठा, या XYZ या पूरी रोटी कुछ बनाई है आपने? अगर आपने बनाई नहीं है तो खाएगा कहाँ से? तो तुरंत वो जो बड़ी सी उम्र की महिला होती है वो बोलने आजकल आप बुआरी बनानी नहीं चाहिए, मतलब आजकल की बहुएं बनाती नहीं है। तो ये वो कहीं ना कहीं ये उस कल्चरल मामला भी है। और बड़े पैमाने पर जो सरकार, मैं खुद भी सर्व शिक्षा अभियान में रहा हूँ, अच्छा, मिड डे मील प्रोग्राम देखते थे हम लोग, सरकार मिड डे मील दे रही है, आंगनबाड़ी में पोषण पहुंचा रही है, लेकिन ये बच्चा तो वो है ना जिसने आंगनबाड़ी भी अटेंड नहीं कर रहा। ये बच्चा वो है जो सरकारी स्कूल में अटेंड नहीं कर रहा, ये तो वो ताई वाले सेंट मोन्टेक सिंह स्कूल में जा रहा है, सेंट हनुमान स्कूल में जा रहा है। तो इसकी तो दिक्कत ये है कि आंगनबाड़ी भी यूज नहीं कर रहा, तो वहाँ जहाँ पोषण मिलना था इसका वजन भी नहीं तोला गया होगा, क्योंकि ये कभी आंगनबाड़ी गया ही नहीं। ये तो सब वो भी है ना जो सेमी अर्बन, जिनको हम कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से भागकर शहर में आ गए, ये सोच के बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन माएँ तो रील बनाने में, मतलब परवरिश ने जो है चीजें गड़बड़ कर दी हैं सारी। मुझे लग रहा है कि आर्थिक जो आप बता जिसको हम कह रहे हैं नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस, जिसको हम बोलते हैं, इन तीनों ने बदल दिया है। नॉलेज भी नहीं है महिलाओं को कि बच्चे को पोषण देना है, एटीट्यूड भी नहीं है कि मैंने खिलाना है उसको, एंड प्रैक्टिस में चूंकि आज तक उसने जो देखा है गांव में कि ऐसे ही चलता था, तो अभी भी ऐसे ही चल रहा है। लेकिन वो ये भूल जाती थी कि पहले टाइम में जब हम छोटे थे, हम जंगली फल ही इतने खा लेते थे। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो आम जो है शायद 2-3 किलो आम हम एक सीजन में कच्चे खा जाते थे, कच्चे पेड़ वाले। और जो जंगली फल, चाहे वो आंवले हैं, चाहे वो बेहड़ा है, चाहे वो
अरहर है, चाहे कुछ और चीज़ें हैं, इनको कितना खाते थे, तुंगा खाते थे हम लोग हाँ, पहाड़ में, तो किनगोड़े खाते थे, हसोला खाते थे। आज कौन बच्चा जा रहा है किनगोड़े हसोले खाने के लिए, क्योंकि वहाँ बाघ है। एक नया डर आज के लिए बाघ है, हमारे टाइम में बाघ का डर भी नहीं था ना। तो वो सारे भी सारे चीज़ें हो रही हैं। ये सिर्फ उत्तराखंड में नहीं है, अगर आप देखें तो हिमाचल अच्छा, हमारा वेल ऑफ स्टेट लेकिन है। हिमाचल को तो उत्तराखंड में लोग बहुत आदर्श स्टेट मान के चलते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है कि हिमाचल जैसा मॉडल चाहिए। क्या आपको वहाँ लगा? देखिए आदर्श तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आदर्श इस मायने में है कि NFHS 5 के आंकड़े हाँ, वहाँ भी यही बता रहे हैं कि कुपोषण बढ़ा है, हिमाचल में? हाँ, मेल न्यूट्रिशन बढ़ा है। अच्छा, ठीक है, हाँ। बहुत सारे कारण संभवतः यही होंगे। मैं उस अध्ययन में इन्वॉल्व हूँ जो कर रहा है। हाँ 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 लेकिन वो मॉडल इसलिए है कि वहाँ के चीफ सेक्रेटरी हाँ, एक गैर सरकारी संस्था को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि आकर जरा इन आंकड़ों को जांच कर दो अच्छा, कि कुपोषण क्यों हो रहा है। नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं, जरा एक बार जानने की कोशिश कर लो कि कहाँ हम में कमी रह रही है। तो मॉडल तो है। हाँ, उत्तराखंड में यही सवाल मैंने पिछली बार उठाया कि 180 बच्चों में मैंने किया, 100 उसमें से 70% बच्चे 17.5 से कम हैं। तो मुझे लोगों ने पता नहीं क्या कहा। कुछ लोगों ने कहा कि आप जो है यूरोपियन स्टैंडर्ड से बच्चों को नाप रहे हैं। अरे मैंने कहा मैंने नहीं नापा, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ दवाई वाला, मैं तो सोशल साइंटिस्ट हूँ। जो दवाई वाली डॉक्टर ने बोला मुझे कि बच्चे कुपोषित हैं और बताने की जरूरत है, आप उनको देख लीजिए। उनका हाइट वेट और ये जो 3-4 चीजें हमने बताई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देख लीजिए, इंडियन स्टैंडर्ड देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं वो तो कारण है ही ना, स्टंट है, गिट्ठापन है, बौनापन जिसे हम कहते हैं, ठिकनापन जिसे हम कहते हैं, वो तो खूब दिखाई देगा आपको पर्वतीय क्षेत्रों में। उसका कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं उसका कारण पोषण ही तो है, और क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, हिमाचल के पहाड़ों में तो आमतौर पर ठिकना मतलब नहीं होता है देखने को, मतलब प्रायः वो संभवतः जो आप कह रहे हैं वहाँ आप ठीक कह रहे हैं कि लंबाई वहाँ बहुत लोगों की है, पर संभवतः वो ये है कि वो सब पिछली जनरेशन वालों को आप देखें। आज की जनरेशन वालों को अगर आप देखेंगे तो उनको नापना पड़ेगा कि आज का क्या चल रहा है, क्योंकि पहले जनरेशन में लोगों के अपने बगीचे थे, अपने खेत थे, अपने किचन गार्डन थे। जब हम छोटे थे, मुझे याद आ रहा है कि हम देहरादून में भी रहते थे, तो 2-2 किलो मूली तोड़ के लाते थे और हम 5 भाई बहन जो है उसका कचमोली बना के खा जाते थे। आज कितने लोग कचमोली बना के खा रहे हैं? एक तो सिंगल चाइल्ड है, एक तो सिंगल चाइल्ड है, वो नहीं है। दूसरी बात है कि मूली खरीदनी पड़ेगी। अपने खेत की हो तो आपको गए और उखाड़ ली और खा गए, मजा भी आता था उसको खाने में। और चकोतरे कितने खा जाते थे पहले, अब कितने लोग चकोतरे खा रहे हैं? आज के बच्चे अगर आप 5, 7, 8, 10 साल के बच्चों को बोल दीजिए, साल भर में एक चकोतरे का टुकड़ा खाया होगा उसने। फल खा नहीं रहे हैं बच्चे, प्रैक्टिस का भी है, प्रैक्टिस का होगा, आर्थिक भी है। तो अगर हिमाचल में अभी हम उस अध्ययन में इन्वॉल्व हैं, अभी कुछ दिनों बाद हम रिजल्ट निकालेंगे। अगर NFHS के आंकड़े बोल रहे हैं, NFHS आंकड़े किसी अर्बन नक्सल ने नहीं किए, वो किसी सरकार ने किया, सरकार के आंकड़ों से इकट्ठा किया गया। मुख्यतः उसमें आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और यही सब लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। जमीन के कार्यकर्ता और सरकारी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने NFHS के डाटे निकाले हैं। अब हम उसको वेरीफाई करने जा रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम वेरीफाई कर रहे हैं कि कहाँ पर कमी रह गई, क्या वजह हो गई, क्या सिर्फ प्रैक्टिस में है, क्या कल्चरल कुछ दिक्कतें आई। जैसे आजकल बड़े पैमाने पर जब से नया तरह का दौर चला है धार्मिक वाला, तो बहुत सारे लोगों ने व्रत त्योहार बढ़ा दिए हैं, फूड हैबिट चेंज कर दी है। भाई गुजरात के अंदर, गुजरात से वेल ऑफ तो कोई नहीं है, गुजरात से ज़्यादा कुपोषण भी कहीं नहीं है। और गुजरात के कुपोषण पर तो बाकायदा जब आज के प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। अच्छा, कि भाई लोग अपने कल्चरल अपनी फूड हैबिट को चेंज करें, क्योंकि वो तो दिन भर एक ही चीज़ खाते हैं, बेसन। तो दिक्कत है। फिर वो 0 फिगर वाला भी दौर था एक, जब लोगों को लड़कियों को पतला होने का शौक था। तो संभवतः ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है कि कोई टीचिंग नहीं है। अच्छा। स्कूलों में हेल्दी केरल में पानी पीने की छुट्टी होती है। अच्छा, वहाँ घंटी बजेगी, टन 1 आपने पानी सिप करना है, थोड़ा सा पानी पीना है। थोड़ी देर बाद एक और घंटी बजेगी, टन, तब आपने फिर पानी पीना है। स्कूल में बच्चों को पानी की प्रैक्टिस कराई जाती है। अच्छा, पर्वतीय क्षेत्र में तो स्कूल में पानी नहीं है। दूसरी बात, पानी पीने की तो छोड़िए, अभी तो मतलब हम बहुत पीछे चल रहे हैं उनसे। तो जहाँ पानी पीने तक भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो पीना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो हम लोग मिसिंग जो आप बता रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस और परवरिश और प्रैक्टिस और तमाम चीज़ें मिला के जो है नुकसान कर रही है। नुकसान कर रही है, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम नुकसान कर रहा है। जो एजुकेशन सिस्टम ये सब सिखा नहीं रहा, हेल्दी फूड भी नहीं सिखा रहा। हमने एक स्कूल में, जिस स्कूल की हम बात करें, वहाँ हेल्थ सर्वे किया और हेल्थ सर्वे करके बच्चों को भाषण दिया। हम थोड़ी देर बाद निकले तो सारे बच्चों के हाथ में चिप्स के पैकेट थे।
मतलब उनके हाथ में चिप्स के पैकेट थे। अब आप किस चीज़ को, मतलब ठीक है, अब हम ये नहीं कह सकते बच्चे एक दिन में सुधर जाएंगे, यानी कि रेगुलर इसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा और इसको मानना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है हमारे देश में, खासकर उत्तराखंड में, कि अगर आपने समस्या रिवील करी, बताई, तो आप पे तरह तरह के नाम लगा दिए जाएंगे। सरकार आपके कोई काम धंधे हो रहे हैं उनको रोक देगी, सरकार आपकी दुश्मन बन जाएगी। ये इस मामले में हिमाचल जो है आइडियल स्टेट है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है, एनएफएचएस के डाटा एक्सेप्ट किए हैं और सरकार ने आंकड़े इकट्ठे किए, गलती हो सकती है, चलो उसको सुधारा किया जाए। क्या उत्तराखंड में इस तरह का कुछ लगा आपको कि हाँ यार सरकार सोच रही होगी या देख रही होगी या कहीं किसी लेवल पे बात हो रही होगी कि यार क्या हो गया, ये ऐसा डेटा क्यों दिखा रहा है? मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐसा कुछ इस पर बहुत सिंसियर होगी करने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री को तो ये ज़्यादा सोचना चाहिए कि भाई ये कैसे किया जा सकता है, तो नहीं कर रहे हैं। जहाँ मैंने सर्वे किया वहाँ के जो माननीय विधायक हैं वो अति पोषित हैं, तो पूरा परिवार ही मेरे ख्याल से 300 किलो से ऊपर का होगा। तो दोनों में जो मामले हैं कि सरकार सेंसिटिव नहीं है या नॉलेज नहीं है उनको, और जो उन्होंने जो एक नई फौज भर दी है चुंगू मुंगुओं की, जो सोशल मीडिया, जैसे ही आप वो आंकड़े रखेंगे, मैंने जैसे ही वो आंकड़े पब्लिक के बीच में रखे, मैंने बताया भाई ये हमने स्टडी करी है 180 बच्चों की। अच्छा, चूंकि मेरी लिमिटेशन है, मेरे पास लिमिटेड पैसा है, तो मैं इतना ही कर सकता हूँ। अब सरकार की जिम्मेदारी थी कि उस 170 बच्चों के आगे पूरे स्टेट के अंदर उस बहाने पूरे स्टेट में जाती है, या मॉडल 10 जगह हम चेक करते हैं, हम कहते हैं नहीं तुम्हारे डाटा गलत है, हमने बाकी जगह भी चेक किया है, तुम्हारे आंकड़े गलत है, ये कह देती, हम एक्सेप्ट करने को तैयार थे। लेकिन सरकार ने तो उस आंकड़े पे कोई एक बार हमको बुलाया भी नहीं कि भाई तुमने कहाँ से कलेक्ट किया। और मजे की बात बताऊं, इसके लिए हमने सरकार से परमिशन ली थी। अच्छा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसके लिए परमिशन दी थी, क्योंकि हेल्थ चेकअप करना है स्कूलों के बच्चों का, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तो हमने परमिशन ली थी। तो कुल मिला के मामला ये है कि हिमाचल में जहाँ सरकार ने खुद जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो डेटा जो शो कर रहे थे कि यहाँ कुपोषण बढ़ रहा है बच्चों में, उसके लिए बाकायदा स्टडी करवा रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं, दोबारा से ज़मीनी सर्वे करवा रहे हैं। और हमारे यहाँ ये हाल है कि डॉक्टर प्रेम बौखू ने बता रहे हैं कि उन्होंने सर्वे कराया है चौबटा खाल वाले इलाके में, तो वहाँ इतने बच्चों में कुपोषण पाया गया है, तो वहाँ अभी कोई सुनवाई नहीं है। तो अभी हम क्या इसमें देखते हैं कि हम क्या इसमें और क्या किया जा सकता है कि जब कुपोषण वाली जो समस्या है, हम मतलब एक जो बच्चों की जो परवरिश हो रही है या जो सांस्कृतिक जो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, इसमें क्या हो सकता है कि बेहतर जो है लोग समझ पाएँ या कि नहीं यार ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है ये सरकार को सेंसिटिव होना पड़ेगा और सरकार को अपने पूरे सिस्टम को सेंसिटिव करना पड़ेगा। हमारे पास ऑलरेडी ICDS का एक बड़ा सेंसिटिव कार्यक्रम है। अच्छा, महिला एवं बाल विकास विभाग का जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम सर्विसेज, उसमें 0 से लेके मतलब बच्चा जब पेट में आता है तब से शुरू हो जाता है और 6 साल तक के बच्चे को 5-6 चीज़ें सिखाई जाती हैं। प्रेग्नेंट औरत को सिखाई जाती है, और वो प्रेग्नेंट औरत शादी करने से पहले जब एडोलसेंट लड़की थी तो भी उसको सर्विसेज दी जाती है। यानी कि जब वो माइनस में थी, एडोलसेंट है 16-17 साल की, तो उसको फॉलिक एसिड की गोलियां, जो भी आयरन की जिसको हम बोलते हैं, उसको गोलियां दी जाना, उसको हेल्थ की सर्विसेज को दी जाना, वहाँ से शुरू हो जाता है। ICDS का प्रोग्राम है, बेहतरीन कार्यक्रम है। आशा वर्कर दूसरी हमारे पास है, ANM का कार्यक्रम हमारा बहुत शानदार है, मिड डे मील का कार्यक्रम हमारा बहुत बेहतरीन है। जरूरत है इस कार्यक्रम को स्ट्रेंथन करने की। मैं कोई भी पैरेलल कार्यक्रम के खिलाफ हूँ, मैं मतलब कोई नया एग्जिस्टिंग को स्ट्रेंथन करने की, उनको ट्रेन करने की, उनको सेंसिटाइज करने की, उनको बताने की कि तुम्हारी जिम्मेवारी क्या है। उनको जब उनकी जिम्मेवारी का एहसास हो जाएगा, मिड डे मील प्रॉपर पहुंचना चाहिए। क्या सारी आंगनवाड़ी फंक्शनल है? एक बड़ा सवाल ये है, क्या सारी आंगनवाड़ी फंक्शनल है? क्या सारी आंगनवाड़ी है बच्चों का प्रॉपर हाइट वेट नाप रही हैं? उनको वेट नापना है। क्या बच्चों का टीकाकरण प्रॉपरली आंगनवाड़ी के माध्यम से ANM कर रही है, नहीं कर रही है? ANM गांव में कितनी बार विजिट कर रही है? प्रेग्नेंट औरत तक ANM और आशा वर्कर कितनी बार विजिट कर रही है? वो सारी चीज़ें जानने की जरूरत है। फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर। क्या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर इस तरह की कोई विशेष कैंप लगा रहा है प्रेग्नेंट औरतों के लिए, एडोलसेंट लड़कियों के लिए? स्कूलों में विजिट कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज कर रहा है, नर्सिंग कॉलेजेस कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज हमारी। हमें हमेशा इस बात को लेकर करता हूँ कि मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हमारी यूनिवर्सिटीज, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, ये कर क्या रही है। और अब तो सुनने में है कि रोज एक नया दुकान खुल जा रही है। यूनिवर्सिटीज को भी अपना रोल थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जिस जगह हम हैं, जहाँ से हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, अगर वो बच्चे ठीक से पोषित आएंगे, उनका दिमाग खुला होगा, तो हमारा भी बेहतरीन शोध होगा।
बिल्कुल। इसी बहाने उनको भी यूनिवर्सिटी को जाना चाहिए। मैंने कई बार बोला है कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज को, अब तो सिरदेव भी खुल गई है, एक नई यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को मैं छोड़ देता हूँ, उनको अपना खुद का आकलन भी तो करना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र विशेष के लिए क्या किया है। इनके न्यूट्रिशन को लेकर क्या उन्होंने विशेष कैंप चलाए? भाई लड़कियां जो हैं, जिनके वो बच्चे हैं, वो लड़कियां इन्हीं सिस्टम से तो पढ़ी हैं, वो इन्हीं कॉलेजेस से पढ़ी हैं। बल्कि आजकल तो आप पहाड़ चले जाइए, सारे कॉलेजेस में सिर्फ लड़कियां ही दिखाई देती हैं। तो क्या आप इनके लिए इस तरह का कोई कार्यक्रम चला रहे हैं? हेल्थ एंड हाइजीन की कोई बात कर रहे हैं? क्या इनको बता रहे हैं कि क्यों हेल्दी फूड इंपॉर्टेंट है? तो नहीं बता रहे हैं। तो नहीं बता रहे, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही। तो सरकार का सिस्टम अगर स्ट्रेंथन हो जाए और सरकार इसको ये मान ले कि हमने युद्ध स्तर पर इसको करना है, तो कुछ भी नया फंड की जरूरत नहीं है, कुछ भी नया करने की जरूरत सिस्टम नहीं से है। काम निकाला जा सकता है, इसी सिस्टम से निकाला ही जाना चाहिए, क्योंकि सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। आईसीडीएस का कार्यक्रम बेहतरीन कार्यक्रम, 28 लाख औरतों को डायरेक्ट रोजगार मिलता है वहाँ, जो सीधे सीधे वहाँ पे जुड़ी हो। 14 लाख आंगनवाड़ी इस देश के अंदर है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में हर 10-15 बच्चों के ऊपर मेरे ख्याल से आंगनवाड़ी है। जब आप कभी आंगनवाड़ियों की रैली देख लीजिए, कितनी बड़ी बड़ी रैली निकलती है। मैं इनका एक उड़ीसा कार्यक्रम था, उसमें एज ट्रेनर था यूनिसेफ की तरफ से। वहाँ देख लीजिए कितने बड़े पैमाने पे उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत। आशा वर्कर ह्यूज रैलियां जब निकलती है अपनी तनख्वाह को लेकर वो निकालती हैं, उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट और उनको कहीं मोबिलाइज करने की जरूरत है। स्कूल टीचर्स, फीमेल स्कूल टीचर्स, उनको मोटिवेट करने की जरूरत है, दोनों को ही पहले तो, लेकिन फीमेल को विशेष तौर पे बताने की जरूरत। लेकिन उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बीमारी है। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, कहोगे अरे ये तो सब अर्बन नक्सल हैं, ये डाटा तो फालतू के हैं, फैज हैं, ये हैं, वो हैं, वो करोगे तो फिर कुछ नहीं होता है। तो उसी को स्ट्रेंथ करने की। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर बोखंडी ने कही कि जो सिस्टम है खासकर ग्राउंड पे, उसको स्ट्रेंथन की जरूरत है। और सबसे पहली बात यह है कि सरकार को कबूल करना पड़ेगा कि वाकई कमी है, गड़बड़ी हुई है। और ये डॉक्टर प्रेम बोखंडी नहीं कह रहे हैं, ये मनु पवार नहीं कह रहे हैं, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है कि उत्तराखंड में जो बच्चे हैं, खासकर पर्वतीय इलाकों में, उनमें कुपोषण की समस्या बढ़ रही है, एनीमिया की समस्या बढ़ रही है, मतलब खून की जो है कमी उनकी महसूस हो रही है, ये रिपोर्ट में है। तो डॉक्टर प्रेम बोखंडी, ये पूरा डिटेल आपने जो है बताया कुपोषण वाला मामला, और मुझे लगता है बहुत अलार्मिंग है, उसको सोचना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर। धन्यवाद।